हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अध्ययनशाला। माई सेल्फ केपी सिंह। अध्ययनशाला प्लेटफॉर्म पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक है वो अपनी जो मेंस टेस्ट सीरीज 2019 है उसके टेस्ट नंबर टू जो कि पेपर नंबर वन पार्ट ए हिस्ट्री वाला जो था उसका सेकंड पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड इन 1 or 2 लाइन्स एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। मतलब अपनों को वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स पहले डिस्कस करने हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस जो डिस्कशन अपनों ने किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लिखने का तरीका होता है। त्रिपिटक के बारे में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आप केवल ऐसे 3 एरो बनाओ, 3 पार्ट डिवाइड करो और 3 नाम लिख दो, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्ब पिटक। क्योंकि त्रिपिटक का मतलब होता है तीनों पिटकों के नाम। ये एक्चुअली बौद्धिस्ट लिटरेचर है और 3 बौद्धिस्ट लिटरेचर बहुत फेमस है पिटक लिटरेचर, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। केवल ये तीनों के नाम लिख दो, पूरे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि उसने कुछ भी डिटेल नहीं मांगा है, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ना ही आप इसमें अगर ये सोचोगे कि मैं इनके बारे में डिटेल लिख दूं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो कि वहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। एक चीज़ और इसमें समझना, आप ये भी लिख दो कि इनको कब कलेक्ट किया गया था, तब भी नहीं बनेगा। क्योंकि इनको अलग अलग टाइम में कलेक्ट किया गया था तो वो भी नहीं लिख पाओगे। इसलिए इनके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, बस डायरेक्ट आप लिखो, तीनों के नाम लिखो, ये मोर देन सफिशियंट है। तो विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्ब पिटक, 3 नाम लिखो, कंप्लीट है। नाउ नेक्स्ट इज त्रिरत्ना। अब त्रिरत्न में बहुत कंफ्यूजन आता है कि व्हाट इज त्रिरत्ना। अब कुछ नहीं लिखना है, आपको त्रिरत्न लिखना है द बौद्धिस्ट, जो बौद्धिस्ट धर्म है, बौद्ध जिसको अपन बोलते हैं बौद्धिस्ट फॉलो त्रिरत्ना। मतलब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का पालन किया जाता है। इतना लिख के इसको भी सेम इसी तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड करो। यहाँ लिखो बुद्ध, यहाँ लिखो धम्म और यहाँ लिखो संघ। बुद्ध एक्चुअली बौद्धिस्ट जो होते हैं उनमें 3 रत्न मतलब 3 एजुकेशंस को वो फॉलो करते हैं। 3 एजुकेशन मतलब 3 उनके सिस्टम्स होते हैं। उसमें एक होता है बुद्ध, मतलब बिलीव इन बुद्ध। धम्म, बिलीव इन धम्म, मतलब जो एजुकेशन है बुद्ध की उनको फॉलो करना है। एंड बिलीव इन संघ, जो बौद्धिस्ट यूनियंस होती है उनमें बिलीव करना है। तो ये 3 चीजें हैं त्रिरत्न में, बुद्ध, धम्म एंड संघ। ये 3 चीजें लिखो, आपको यहां भी पूरे 3 मार्क्स आएगा, कंप्लीट आएगा। डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट का मतलब ही होता है 1 and 2 लाइन्स। 1 and 2 लाइन्स के बारे में वो है क्या, केवल ये बताना है ओनली, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज संगम साहित्य, मतलब संगम लिटरेचर। इसमें 3 बातें लिखना है। आप ऐसे करके 3 पॉइंट बनाओगे। पहले पॉइंट में पहली बात लिखोगे, संगम लिटरेचर इज लिटरेचर रिलेटेड विद तमिल लैंग्वेज। तमिल जो है उससे रिलेटेड लिटरेचर को संगम लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है, यहां लिखिएगा कि पांड्य शासकों ने मदुरई के निकट, मदुरई मतलब पांड्य एम्परर जो थे उनने करवाया है। और नियर द मदुरई इन्होंने 1 by 1 3 समिट्स की, 3 इनकी संगतियां आयोजित हुई। और उन 3 समिट्स में, उन 3 संगतियों में जो लिटरेचर कलेक्ट हुआ उसी को संगम लिटरेचर बोलते हैं। एक्चुअली 3 जो समिट हुई इनको संगम बोलते हैं। तो लिखना है यहाँ पर 3 संगम आयोजित किए गए जो तीनों मदुरई के आसपास आयोजित हुए थे। और इनमें जो तमिल लिटरेचर कलेक्ट हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगम लिटरेचर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट, लिटरेचर रिलेटेड विद तमिल, द रिजल्ट ऑफ 3 संगम एंड दिस लिटरेचर इज द कलेक्शन ऑफ समिट्स विच इज हेल्ड नियर बाय द मदुरई बाय द पांड्य एम्परर्स। जो पांड्य राजा थे उन्होंने इसको आयोजित करवाया था। ये 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के आसपास की थ्योरी है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। इतना आप लिखेंगे तो आपका 3 मार्क्स पूरे आएंगे। नाउ नेक्स्ट इज नागर स्टाइल। नागर शैली क्या होती है? तो लिखिएगा, नागर इज द वन ऑफ द हिंदू आर्किटेक्ट स्टाइल। ये एक हिंदू स्थापत्य शैली है जिसका उपयोग मंदिर निर्माण में किया जाता है। तो एक तरीका तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिखेगा, इसका विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल तक था, मतलब एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय टू विंध्याचल। एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हो आप लोग कि इसके मंदिरों की विशेषता ये थी कि नीचे मंदिर मतलब बेस जो है, ये आप कैसे लिखोगे अपनी लैंग्वेज बनाना, इसके जो टेम्पल्स होते हैं वो बेस से लेकर हाइट तक रेक्टेंगुलर शेप होते हैं।
इसकी सबसे बेसिक फीचर ही यही है। तो आपको ये बात उसमें लिखनी है एंड द एग्जाम्पल उसके बाद आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल पहला आप खजुराहो लिख लो, दूसरा लिख लो आप दशावतार मंदिर झांसी, दशावतार टेम्पल झांसी। एक तरीका तो इसको लिखने का ये है जिसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि 2 से लेकर 2.5 मार्क्स आपको आएंगे, 2 या 2.5। आपको इसमें 3 मार्क्स लाने, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। पहले लिखोगे, पहला पॉइंट बनाया, केवल इतना लिखना है कि ये हिंदू मंदिर स्थापत्य शैली है, इट इज एन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्ट स्टाइल, ठीक है। दूसरा लिखना, यहां दूसरे में ऐसा लिखना विस्तार, ऐसा एक पॉइंट बनाना, एक्सटेंशन, और लिखना हिमालय से विंध्याचल तक, हिमालय टू विंध्य माउंटेन, इतना लिखना। विशेषता, स्पेसिफिकेशन या फीचर, रेक्टेंगुलर टेम्पल, इसमें क्या लिखोगे, रेक्टेंगुलर चतुष्कोण मंदिर, कोमा अर्ध मंडप, कोमा मंडप, कोमा गर्भगृह, शिखर, कलश, ये इसकी विशेषताएं हैं। और एग्जाम्पल, उदाहरण, खजुराहो, दशावतार मंदिर झांसी, खजुराहो लिखोगे आप, खजुराहो छतरपुर। अगर इस तरीके से लिख के आते हो, गारंटी के साथ 3 मार्क्स होंगे। लाइन जरूर इसने 3 से 4 से ज़्यादा कवर करेगा ये, लेकिन वर्ड्स उतने ही हो रहे हैं। ये 20 से 30 वर्ड के आसपास ही जाएगा, ज़्यादा वर्ड लिमिट इसकी क्रॉस नहीं हो रही है। अगर ये स्टाइल आपने फॉलो की नागर इस वाले क्वेश्चन में, यकीन मानिए आप फुल 3 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, कंप्लीट 3 मार्क्स आपके इसमें आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ बता रहा हूँ और रियल चीज़ बता रहा हूँ। तो दिस इज अ वे, इस वे में भी आप इसको लिख सकते हो और ये ज़्यादा इफेक्टिव वे है। अगर आपको नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल भी आ सकती है, उसके बाद बेथिर स्टाइल भी आ सकती है, तीनों में यही तरीका फॉलो करो। पहला तो एक लाइन क्या है वो लिख दिया, अगर ये पहली लाइन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सीधे एक्सटेंशन, विस्तार लिख दिया। विशेषता में चतुष्कोण मंदिर, रेक्टेंगुलर टेम्पल्स, शिखर, मंडप, अर्धमंडप, गर्भगृह, कलश, दीज आर दी फीचर्स। अब यही द्रविड़ की बात करते हैं तो उसमें गोपुरम पढ़ते अपन, गोपुरम लिखना पड़ता है अपनों को, ठीक है। उसमें नई चीजें ऐड होती चली जाती, गोपुरम, शिखर वगैरह, उसमें विमान, वो वर्ड्स आ जाते हैं, यहाँ पर वो नहीं है। और एग्जाम्पल में एक खजुराहो टेम्पल एग्जाम्पल लिख दिया, दशावतार मंदिर लिख दिया। एग्जाम्पल बहुत है, नॉर्थ इंडिया के जितने मंदिर हैं सारे के सारे नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स आर अंडर दी नागर स्टाइल, वो नागर स्टाइल के अंदर ही आते हैं। लेकिन अपनों को बेसिक चीजें लिखनी, अगर 3 पॉइंट भी लिख के आता तब भी आपको पूरे फुल 3 मार्क्स आएंगे, ये श्योरिटी है। नाउ नेक्स्ट, द बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा को लिखने का तरीका भी इसी टाइप का करो। कैसे? पहला कब, या तो कब कर को ऐसे पॉइंट बनाओ, कब, व्हेन, इसकी टाइम लिखो। कब नहीं लिखना है, बहुत सीधा तरीका। पहला पॉइंट बनाओ, 1565 में लड़ा गया। क्यों नहीं लिखना है युद्ध लड़ा गया, क्योंकि खुद बोल रहा है द बैटल ऑफ तालीकोटा, मतलब बात ही युद्ध की 1565 में लड़ा गया। दूसरा, दक्कन के सल्तनतों, दक्कन में एक्चुअली क्या बहुत सारे थे, हैदराबाद के अलग थे, गोलकुंडा के अलग थे, बीजापुर के अलग थे, बीदर के अलग थे, बरार के अलग थे, तो वो उनके नाम नहीं। तो दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के मध्य ये लड़ाई हुई थी, दक्कन और विजयनगर के बीच। और लास्ट पॉइंट लिखना, इसमें विजयनगर की हार के साथ विजयनगर का पतन हो गया, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर इज डिफीट इन दिस बैटल, विजयनगर एम्पायर जो था वो इसमें डिफीट हुआ, हारा, और उसके बाद ही पूरा विजयनगर खत्म भी हो गया था। आप ये तरीके से लिखो, या दूसरा तरीका कब करके, ये 1565 किनके मध्य, तो दक्कन के सुल्तान सल्तनत और विजयनगर, परिणाम। ये 3 तरीके भी, अगर ये दोनों तरीके जो मैंने बोला है, दोनों अगर मेथड आप फॉलो करते हैं देन 3 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं, अगर ये चीज करते हैं तो। अदरवाइज नहीं। मैंने इससे एक साथ ही कनेक्टेड एक क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको तालीकोटा को रटना ना पड़े। तालीकोटा से ही रिलेटेड एक वर्ड आता है रायचूर दोआब। एक्चुअली ज्योग्राफी में एक वर्ड यूज किया जाता है दोआब। 2 रिवर्स जब ऐसे कहीं से मूव करती है, या एक रिवर इधर से आई, ये दोनों मिल गई, ऐसे मूव करके चली गई, ये और ये, तो ये जो एरिया बिटवीन 2 रिवर्स इज नोन एज दोआब। 2 नदियों के बीच के बेल्ट को दोआब बोलते हैं। एंड रायचूर दोआब इज द रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। इट इज द बॉर्डर ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र, मेनली कर्नाटका एंड तेलंगाना। कर्नाटका और तेलंगाना का मेन बॉर्डर है ये एक्चुअली कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का बेल्ट है। दिस बेल्ट इज लाइज बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर। ये उस साउथ इंडिया का सबसे ज्यादा फर्टाइल बेल्ट है, और यही वो प्लेस है जिसको लेकर विजयनगर
और ये जो दक्कन थी इसके बीच में लड़ाई थी और उसी का रिजल्ट हुआ था तालीकोटा। एक्चुअली तालीकोटा इज ए बैटल, तालीकोटा बैटल जो है, तालीकोटा युद्ध जो है वो पार्ट है, एक हिस्सा है कर्नाटक सीरीज का। यहाँ पर कर्नाटक सीरीज की बैटल हुई थी बहुत सारी, जिसमें कई बार विजयनगर जीत गया था, कई बार ये सुल्तान जीत गए थे, लेकिन फाइनली जो है इसमें दक्कन जीतता है और विजयनगर खत्म हो जाता है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। तो रायचूर दो आपके बारे में तीन चीजें, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य स्थित क्षेत्र, द रीजन, द एरिया लाई बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, एंड सेकंड ये क्षेत्र जो है वो, अब चूंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के बारे में लिखना नहीं है अपन को, अपन लिखेंगे इसमें किस टाइप की सोइल्स होती वगैरह, वो यहाँ नहीं चलेगा। अपन यहाँ क्या बोलेंगे कि इसकी वजह से ही विजयनगर और बहमनियों के बीच में युद्ध हुआ था। बहुत सीधी सी चीज है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, ये रायचूर तो आप है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज एन मोन्यूमेंट, ये सॉरी एज एन आर्किटेक्ट, एक डिजाइन, एक बिल्डिंग है। तो अढ़ाई दिन के झोपड़े में लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन लिखेंगे क्या? फर्स्ट पॉइंट, अजमेर में स्थित है, यह एक मस्जिद है। एक्चुअली सही देखा जाए ना तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा इज नॉट टेम्पल, ये एक थोड़ा सा कोठी जैसा है और इसमें मस्जिद भी है। तो लिखिएगा कि ये एक महल, कोठे नुमा महल है जिसमें एक मस्जिद स्थित है, ठीक है। तीसरी, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इट इज फॉर्म्ड या इट इज मेक्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला पॉइंट इसके बारे में कहा, दूसरा क्या है, तीसरा किसने बनवाया। एक क्वेश्चन इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि बोले इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज नोन एज अढ़ाई दिन का झोपड़ा। एक्चुअली ये जो बिल्डिंग बनके तैयार हो गई थी अजमेर में, तो इसमें फेस्टिवल एक आयोजित होता था 2.5 days का। इसको हिंदी में अढ़ाई बोलते, शुद्ध में राजस्थानी में अढ़ाई। तो यहाँ पर क्या होता था कि एक फेस्टिवल होता था अढ़ाई दिन का, तो इसलिए इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा बोलते हैं। अब झोपड़ा बोलने के पीछे भी एक स्टोरी बोलते हैं। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद को स्लेव मानता था, बोले आई एम द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी, मैं स्लेव हूँ, मैं महल नहीं बनाता हूँ, मैं झोपड़े बनाता हूँ। अब झोपड़े का मतलब झोपड़ा नहीं, बहुत जबरदस्त महल बना हुआ है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो सिचुएटेड इन अजमेर, ठीक है। ये बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, तो फॉर्म्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर 2.5 day का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, या उर्स होते हैं, इस्लामिक में उसको उर्स बोलते हैं। उर्स ऑर्गेनाइज होता है, उस वजह से इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम दिया गया। इतना अगर लिख के आते हैं देन इट विल बी कंप्लीटेड, आप इसमें पूरे नंबर लेके आओगे श्योरिटी के साथ। नाउ नेक्स्ट इज नयनार। एक्चुअली एक वर्ड बार बार आता है, भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति आंदोलन बोलते हैं अपन लोग। ये भक्ति आंदोलन दो पार्ट में स्टडी किया जाता है, एक साउथ एक नॉर्थ। ये यहाँ पे समझ लो क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। आगे चलकर एक क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति, ये यहीं पे है, त्रिमूर्ति ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो कुछ है नहीं, मैं बताता हूँ क्या। साउथ में इस भक्ति मूवमेंट को दो अलग अलग जो ग्रुप है उनने चलाया था। एक ग्रुप का नाम है नयनार और एक ग्रुप का नाम है अलवार। मेन साउथ इंडिया जो कि तमिल में है, तो नयनार जो होते थे वो शिव गॉड शिवा की वर्शिप करते थे और इनका नंबर था टोटल 63, जो अपना क्वेश्चन है। तो आप क्या लिखोगे, ये 63 संतों का समूह, इट इज ग्रुप ऑफ 63 सेंट। और दूसरा, ये गॉड शिवा की वर्शिप करते हैं, मतलब कि भगवान शिव की आराधना करते हैं। इतना लिखोगे, नयनार में पूरे मार्क्स आएंगे। अलवार एक्चुअली जो थे वो विष्णु को मानते थे, इसलिए वैष्णव थे, तो दीज आर द वैष्णव एंड दीज आर द शिव ये। और नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो शुरू करवाया था रामानुज ने। तो कुछ लोग बोलते हैं कि रामानुज त्रिमूर्ति है, लेकिन त्रिमूर्ति है, तीन लोगों के नाम पूछ रहा है। तो रामानुज वाज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, ये भक्ति आंदोलन के नॉर्थ इंडिया में फाउंडर थे। ये क्वेश्चन नहीं, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति का नाम है सूर, कबीर, तुलसी। और कुछ लोग दादू दयाल वगैरह लिखते हैं, लेकिन नहीं, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास, ये तीनों दास जिनके नाम के पीछे लगते हैं, इनको त्रिमूर्ति ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया बोला जाता है। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जब ये क्वेश्चन आया तो आप केवल तीनों के नाम लिख दो, या केवल ऐसे करके 3 नाम लिख दो, मोर देन सफिशिएंट है, कंप्लीट हो जाएगा आपको। या आपको भक्ति, ये जो भक्ति मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें आप ऐसे 3 पार्ट डिवाइड करो, नाम लिख दो, एक का यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, फुल 3 मार्क्स है, कुछ नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए आरिज। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया, इसका रीजन समझना। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पिछली बार था। आरिज ए मुमालिक अपनों ने एक पिछली बार लिखा था। तो एक्चुअली आरिज ए मुमालिक जो होता था वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। दीवान ए आरिज एक डिपार्टमेंट होता था, आर्मी डिपार्टमेंट, उसका हेड को आरिज ए मुमालिक बोलते थे। वो अपनों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लिखना सेम चीजें यहाँ पर है, लेकिन क्यों है, क्योंकि कई बार आरिज ए मुमालिक, कई बार दीवान ए आरिज, दोनों नाम से पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो अपन कंफ्यूज हो जाए, बोले साहब वो तो अलग चीज थी, अलग चीज थी। नहीं, दोनों सेम चीज है। लिखना कुछ नहीं है, सीधा लिखना है इट इज एन आर्मी हेड, डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी, ये सैन्य विभाग है। नेक्स्ट, इसके प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता है। द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज नोन एज आरिज ए मुमालिक। एंड नेक्स्ट चीज है, इसका मुख्य कार्य सैन्य प्रबंधन करना है। द मेन वर्क ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ आर्मी, मैनेजमेंट ऑफ आर्मी। और एक पॉइंट और लिखना चाहो तो स्टार्टेड बाय बलबन, इसे बलबन ने शुरू किया था। ये चीज हम लास्ट फाइनल लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सिरी। सिरी एक्चुअली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बोले सिरी क्या। सिरी ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली है। ये ओल्ड सिटी, दिल्ली का जो ओल्ड सिटी, उसी को सिरी बोलते हैं। एक्चुअली यमुना नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिटी शुरू किया था। हालांकि उस समय सक्सेस नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा, बाद में थोड़ा रहा, उसको सिरी बोलते हैं। तो आप लिखिएगा कि द ओल्ड सिटी ऑफ दिल्ली इज सिरी, इज नॉन एज सिरी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये यमुना नदी के किनारे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था और दिल्ली के 7 शहरों में इसे शामिल किया जाता है। इट इज इंक्लूड अंडर दी 7 सिटी ऑफ दिल्ली। एक्चुअली दिल्ली को 7 सिटी भी बोलते हैं, 7 नगरों का शहर बोलते हैं उसको, 7 शहरों का नगर बोलते हैं। 7 शहर अलग अलग, दिल्ली सल्तनत का जब टाइम पढ़ते हैं हम लोग, तो दिल्ली सल्तनत में अलग अलग लोगों ने अलग अलग पीरियड में अलग अलग जो सुल्तान आए थे, उन्होंने अलग अलग सिटीज बनाई थी। वही सिटीज जब ज्वाइंट हुई तो दिल्ली बन गया, जिसको आप एक्सटेंड करके एनसीआर बोलते हैं आज की डेट में, नेशनल कैपिटल रीजन, वो यही है। तो ये वन ऑफ दी 7 सिटीज अंडर इंक्लूड अंडर दी दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो 7 सिटी इंक्लूड की जाती है, उसमें वन ऑफ दी सिरी, शाहजहानाबाद, तुगलकाबाद, दीज आर द सिटीज है। ये वो शहर है। सबसे पहले था इंद्रप्रस्थ, तो वहां से शुरू होता है इसका काम पूरा, ये था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर राय पिथौरा, गढ़ पिथौरा बोलते थे, तो ये गढ़ पिथौरा। देन उसके बाद इसमें 1 बाय 1 एक एक करके सिटीज स्टार्ट होते चले गए। देन ओल्ड दिल्ली बना, देन सिरी, देन तुगलकाबाद, देन शाहजहानाबाद। दीज आर द सिटीज ऑफ दिल्ली। इन्हीं से दिल्ली डेवलप होता है, जिसको हम दिल्ली नाम से जानते हैं आज की डेट में। तो सीरी इस टाइप से अपनों को 3 पॉइंट पे लिख के आना। 2 बात भी लिखोगे मोर देन सफिशिएंट है, 3 भी लिखो तब भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर, सिटी विच वर फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें कोई थ्योरी नहीं बनानी है, आप सीधे सिटीज के नाम लिखना शुरू करो एक एक करके, कुछ नहीं लिखना। हेडिंग भाई 1 और 2 लाइन में आप कहाँ पे बैकग्राउंड तैयार करोगे भाई क्वेश्चन का, कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना शुरू करो। फिरोज शाह तुगलक, फर्स्ट इज तुगलकाबाद, ठीक है, एक सिटी तुगलकाबाद। कोटला फिरोज शाह, ठीक है, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, मोर देन सफिशिएंट। तुगलकाबाद मत लिखिएगा, तुगलकाबाद एक्चुअली इन्होंने नहीं बसाया था। तुगलकाबाद इन्हीं के डायनेस्टी के जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाले एम्पायर थे, उन्होंने शुरू किया था। तो इनके बारे में कुछ नहीं लिखना। कोटला फिरोज शाह, जिसको फिरोज शाह कोटला एरिया बोलते हैं, वो इनने शुरू किया था। हिसार फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। फिरोजाबाद, फिरोजपुर पंजाब में, वो इनका, फिरोजाबाद यूपी वाला, ये इन्होंने शुरू किए थे, ठीक है। इसलिए आप देखना किसी जो हिसार हरियाणा का हिसार है, उसका पूरा नाम हिसार फिरोजा है। फिरोज शाह ने बसाया था, इसलिए हिसार फिरोजा भी उसको बोलते हैं। तो दिस वन इज दी मेन थिंग। ये इतना लिखोगे, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट नाम लिखने हैं, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, द टॉम्ब ऑफ शेरशाह, शेरशाह का मकबरा। पहली चीज तो लोकेशन, तो इसमें पहला पॉइंट बनाना स्थिति, लोकेशन, और सीधे लिख दो, सीधे लिखना शुरू करो सासाराम बिहार। जगह का नाम शेरशाह सूरी का मकबरा सबको नाम याद रहता है, सासाराम बिहार एक प्लेस है, सासाराम बिहार, ये यहां पर स्थित है, ठीक है। विशेषता, दूसरा पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखना। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट, इसमें आप लिखोगे हिंद इस्लामिक स्थापत्य कला। इसमें दूसरा, इसमें ही इसके फीचर्स में ही दूसरा लिखना, लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित, मेड बाय रेड सैंडस्टोन, मेड बाय रेड सैंडस्टोन,
ठीक है, ये दो फीचर, और तीसरा झील के बीच में स्थित है। ये जो पूरा टॉम बना हुआ है चारों तरफ लेक है और पानी के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। विशेषता लिखी, मोर देन सफिशिएंट है, दोनों पॉइंट्स इतना लिखो, इसमें आपको पूरे 3 मार्क्स आएंगे। ये तरीका आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चारबाग पद्धति, चारबाग स्टाइल। सबसे पहले तो लिखना मुगलों द्वारा अपनाई गई स्थापत्य कला शैली चारबाग पद्धति है, या यह स्थापत्य शैली मुगलों द्वारा अपनाई गई थी। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट इज फॉलोड बाय मुगल्स। दूसरा, इस स्टाइल में बागान के बीच में मोन्यूमेंट में स्टाइल बता देता हूं, आप अपने हिसाब से डिस्क्राइब करना। बिल्कुल यहाँ पे मोन्यूमेंट पूरी बिल्डिंग बन गई, इधर एक, दूसरा पाथ इधर, तीसरा पाथ इधर और चौथा पाथ इधर होता था। तो ये पूरा सही एग्जैक्ट देखा जाए ना तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये गार्डन है, ये गार्डन है, ये गार्डन है, ये गार्डन है, ये पाथवे है, ये पाथवे है। इस पाथवे पे बीच में यहाँ वाटर है, इसके यहाँ बीच में वाटर है, इसके यहाँ बीच में वाटर है, इसके यहाँ बीच में वाटर है और यहाँ मोन्यूमेंट है। इस स्टाइल को चारबाग स्टाइल कहा जाता है। ये लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। बाबर ने इसको शुरू किया था, चारबाग स्टाइल बाबर ने शुरू की, मतलब फॉलोड बाय मुगल्स, मुगलों ने इसको आगे बढ़ाया। और इसकी स्टाइल ये थी, डायग्राम बना के अगर आ जाओगे चारबाग में, ये वाला इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से शो करना मोन्यूमेंट, ये गार्डन, ये गार्डन, ये गार्डन, ये गार्डन, ये पाथवे, पूरे 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसी को चारबाग स्टाइल कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है, दहसाला प्रणाली दक्षिण भारत में किसने लागू करवाई थी? एक्चुअली दहसाला स्टाइल होती थी, गल्ला बख्शी जो होता था मुगलों में, उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए टोडरमल ने, अकबर के टाइम पे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने दहसाला की नई स्टाइल शुरू की थी रेवेन्यू की। उस दहसाला स्टाइल को टोडरमल ने शुरू किया। लेकिन शाहजहां जो थे, शाहजहां के टाइम पर एक व्यक्ति हुआ करते थे मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। आगे जाके इनका नाम आप पढ़ोगे, बंगाल के नवाब, जब नवाब ऑफ बंगाल देखोगे तो ये भाई साहब का नाम आएगा। आगे चल के मुर्शिद कुली खां जब दक्कन के सूबेदार थे, तो दक्कन मतलब साउथ में इन्होंने इस दहसाला को शुरू करवाया था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण में दहसाला किसने शुरू किया, देन मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने दक्षिण भारत में दहसाला की शुरुआत करवाई थी। मुर्शिद कुली खां स्टार्टेड दहसाला इन साउथ इंडिया। इतना लिखो, फुल मार्क्स आएंगे, 3 मार्क्स। इससे ज्यादा नहीं लिखना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है 3 मार्कर में। बोले सर 3 मार्कर कैसे कवर करेंगे? तरीका है, आप 2 बातें हैं तो 2 लिखो, 3 मालूम है तो 3 लिखो, लेकिन एग्जैक्ट लिखो, शॉर्ट में लिखो, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट के ही मार्क्स मिलने हैं यहाँ पर। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर शॉर्ट शब्दों में लिखे। डिस्क्राइब, राइट द आंसर ऑफ एनी 10 क्वेश्चंस, 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। 100 वर्ड को मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, इसके बाद ये बात नहीं बोलूंगा। एमपीपीएससी मेंस की कॉपी जाती है तो उसका 1 साइड का जो पेज है, पेज 1, इसकी एक साइड मतलब कि 100 वर्ड है, बस सीधी सी बात है। तो इतने में ही लिखना है। लिखने का तरीका, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी मतलब जो पूछा गया है वो मेन बॉडी, और कंक्लूजन। अगर आपका क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड कैसे? जैसे मौर्य के पतन के कारणों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ फॉल ऑफ मौर्यंस, तो आप इंट्रोडक्शन में लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिखेंगे। जब पूछा जाए टिप्पणी करें, टिप्पणी, नोट, राइट ए शॉर्ट नोट की बात है टिप्पणी की, तो फिर आप इंट्रोडक्शन बढ़िया बनाओ, क्योंकि नोट में आपको प्रॉपर चीजों को फॉलो करना है। लिखना कैसे समझना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रीजन ऑफ फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। किसी की स्पीड अगर स्लो है, क्वेश्चन को कुछ नहीं शुरू करें, क्वेश्चन में एक लाइन लिखे, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नानुसार है। द रीजंस ऑफ फॉल ऑफ मौर्य एम्पायर या मौर्यंस आर गिवन बिलो। मोर देन सफिशिएंट है, इसमें इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जो कॉपी चेक करने वाला वैल्यूअर है, उस वैल्यूअर को मालूम है कि इतना टाइम नहीं होता बच्चे के पास में कि पूरी रामायण बनाए। दूसरा, 100 वर्ड में वो इंट्रोडक्शन, क्या तो इंट्रोडक्शन लिखेगा, क्या तो कंक्लूजन करेगा, और क्या मेन बॉडी लिखेगा। अब 20 वर्ड इसके मान लो, 20 इसके मान लो, तो मेन बॉडी के लिए तो 60 बचे। और जो नया पैटर्न आया है 2020 का, उसमें तो वर्ड लिमिट ही 50 कर दी, फिर आप क्या इंट्रोडक्शन बनाओगे? सोचने वाली बात है। तो इतना परेशान नहीं होना है। अगर नहीं इंट्रोडक्शन बन रहा है तो एक लाइन में लिखो। बनाना है, अच्छा कैसे बनता है बताता हूं। अच्छा बनाने का तरीका समझना। प्राचीन भारत के एक गौरवशाली साम्राज्य, एक गौरवशाली मौर्य साम्राज्य का पतन अनेक कारणों का परिणाम है, जिनमें से कुछ कारण निम्नानुसार है।
इतना लिखो, ये भी वही बात हो गई है। लेकिन क्या है, केवल ये फालतू घुमाने की बातें हैं, होता कुछ नहीं है। दोनों को सेम मार्क्स मिलेंगे, बस जिसकी स्पीड अच्छी है वो मैंने बोला वैसे लिखेंगे, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है वो सीधे लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण निम्नानुसार है। द रीजंस ऑफ फॉल ऑफ मौर्यंस आर गिवन बिलो। देन एक एक करके पॉइंट गिनाना शुरू कर दो। ये मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है आपको कि रीजंस क्या क्या, आप भी जानते हो। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोका। अब देखो लिख आप सब आओगे, आई नो वेरी वेल। प्रीलिम्स पढ़ा है आपने, सब्जेक्ट तैयार किए मेंस के, आपको आपके टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो ये बिल्कुल मुझे शक नहीं है कि आपको नहीं मालूम होगा कि रीजंस ऑफ फॉल ऑफ मौर्यंस आपको नहीं मालूम है। इसलिए मैं क्या है वो नहीं बात ही नहीं करता हूँ। पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्क्राइब नहीं हुआ, इसमें भी नहीं करूंगा, नेक्स्ट में भी ये बात नहीं करूंगा कि ये लिखो। मेन चीज जो है कि कैसे लिखना है और दूसरी चीज क्या छोड़ के आओगे आप, जो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए वो बताऊंगा। इसमें किसी भी कीमत पर आप रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अशोक छोड़ के मत आना। अशोक की जो धार्मिक नीति है उसको इतिहासकार हिस्टोरियंस जो है रिलीजन पॉलिसी ऑफ अशोका उसको सबसे बड़ा कॉज मानते हैं, सबसे बड़ा रीजन मानते हैं मौर्यंस के डिक्लेरेशन के लिए, क्योंकि अशोक ने इसी पॉलिसी के बाद में वो बुद्धम शरणम गच्छामि और फिर वो नॉन वायलेंस वाली पॉलिसी फॉलो कर दी, नॉन बैटल पॉलिसी, वो जो फॉलो बोला जाता है इसके बारे में कि अशोक ने यहाँ से भैरी घोष के स्थान पे धम्म घोष की नीति अपना दी। भैरी घोष मतलब भैरी एक आवाज जो जोर से युद्ध के शुरू में नारे लगाते हैं उनको भैरी लगाना बोलते हैं, तो वो भैरी घोष को छोड़ दिया, उसके जगह धम्म घोष मतलब धम्म की जय हो, वो बुद्धिस्ट धम्म की बात करने लग गया। तो ये बहुत बड़ा रीजन है इसमें। दूसरा एक पॉइंट जो और नहीं छोड़ना इसके रीजंस में, वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि जो पीछे वाले जो इंसिस्टर्स इनके आए थे, इनके जो वंशज आए थे मौर्य में अशोक के बाद के, वो अयोग्य उत्तराधिकारी थे। अयोग्य उत्तराधिकारी मतलब वो उतने कैपेबल नहीं थे, तो अनकैपेबल फॉलोवर्स ऑफ अशोक के जो बाद के फॉलोअर्स हैं वो अनकैपेबल थे, इसलिए वो लोगों को इकट्ठा करके नहीं रख पाए। ये दो चीजें आपको अशोक मौर्य के पतन के बारे में बिल्कुल छोड़ के नहीं आनी है, इन दो को तो इंक्लूड करना ही करना है। बाकी तो फिर आप लिखोगे कि साम्राज्य के अंदर विद्रोह जो होने लग गया था, अंदर ही अंदर जो रिबेलियन इकट्ठे हो गए थे नाराज इनसे जो चल रहे थे उनने किया। इसके बाद जो इनकी जो मौर्यंस बॉर्डर थी, बॉर्डर के बाहर के जितने राजा थे वो भी इंडिपेंडेंट होने लग गए थे, स्वतंत्र होने लग गए थे, वो भी एक रीजन बनता है। इसके बाद इनकी जो वीक इकोनॉमिक कंडीशन, इनकी जो गरीब स्थिति आई थी, इकोनॉमिक कंडीशन इनकी खराब हुई थी, वो भी इनका एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। ये पॉइंट्स तो इसके अंदर अपनों को कवर करने ही करने हैं मौर्य के पतन के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाजनपद काल के दौरान हुई धार्मिक क्रांति के कारणों का वर्णन करें। विच आर द मेन रीजन बिहाइंड द रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग महाजनपदा। एक्चुअली महाजनपद ड्यूरेशन में रिलीजियस मूवमेंट के रिजल्ट में बौद्धिस्ट और जैन आए थे, ये हम जानते हैं। जैन दो थ्योरी आई थी, क्यों आए थे वो रीजंस लिखने। फिर वही तरीका, महाजनपद काल के दौरान हुई धार्मिक क्रांति के कारण निम्नानुसार है। द मेन रीजंस बिहाइंड द रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग महाजनपदा आर गिवन बिलो। डायरेक्ट लिखना शुरू करो। फर्स्ट, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां, जो हिंदू भी बोल रहे हैं, सनातन भी बोल सकते हैं, तो वैदिक भी बोल सकते हैं, जो पहले से चला आ रहा था वैदिक धर्म, उसमें कई सारी कुरीतियां आ गई थी। दूसरा, जो पशु की बलि दी जाती थी, बलि प्रथा एक स्टार्ट हो गई थी, वो बहुत बड़ा रीजन थी। मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा जो थी वो एक बहुत बड़ा रीजन बनती है, उसके खिलाफ भी हम मूर्तियों को पूजने लग गए थे, उससे इसमें बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी ये। इसके बाद नए धर्म जो थे वो जाति पात का विरोध करते थे, ये बहुत बड़ा रीजन है। न्यू रिलीजन जितने भी आ रहे थे वो अगेंस्ट दी, ये जो जातियां होती थे कास्टिज्म, इसके विरुद्ध में थे, अपोजिशन में थे, क्योंकि ये इक्वलिटी की बात करते हैं। मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, बलि के खिलाफ थे, अहिंसा को फॉलो करने वाले थे। इसलिए ये रीजन से इनकी वजह से जो है नए रिलीजन इंडिया में एक तो यही पहला लिखना, 2-3 पॉइंट मैंने बताए, ये आपको मेंशन करने ही करने हैं। छोटे बड़े बहुत सारे रीजंस आप मेंशन करके आओगे, लेकिन जो मेन रीजन से मेंशन करने के वो छोड़ के नहीं आना है किसी भी कीमत के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस। अब देयर आर टोटल 4 बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस, यू नो वेरी वेल, आप सबको मालूम है कि कुल 4 बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस हुई है। लिखोगे कैसे? लिखिएगा, कुछ नहीं लिखना है। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद
अब तक कुल 4 बौद्ध संगतियां आयोजित की गई, जो इस प्रकार है। आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ बौद्ध रिलीजन देयर आर टोटल 4 बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस आर वर हेल्ड विच आर गिवन बिलो। एक एक करके लिखोगे तो फर्स्ट लिखोगे प्रथम संगति। अब ये लिखने का मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, 4 कैसे लिखना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपने प्रथम संगति की हेडिंग बनाई, ईयर लिख दिया, इसके जो चेयरमैन थे वो लिख दिए, किसने करवाया वो लिख दिया, प्लेस लिख दी और उसका रिजल्ट लिख दो, बस। फिर फर्स्ट के बारे में लिखा, सेम सेकंड के बारे में, सेम थर्ड, सेम फोर्थ। मतलब क्या, ईयर अपनों को मालूम होना चाहिए। पहला जो पहली बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई वो लिखी, उसके बाद पहली 482 फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। ईयर के बाद हुआ द चेयरमैन, तो चेयरमैन लिख दिया। हुआ द ऑर्गेनाइजर, किसने ऑर्गेनाइज किया, द प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ ऑर्गेनाइज हुई वो, एंड द रिजल्ट नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, लेकिन जिसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो जरूर लिखना। तो ये 4 चीजें लिख के आओ, एक, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। कुछ लोगों का यहाँ क्वेश्चन बनेगा, बोले सर ये तो एक्सटेंड हो जाएगा तो मतलब पेज क्रॉस हो जाएगा। पेज क्रॉस हो जाएगा तो कोई गोली नहीं मार दी जाएगी, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलेगा, लेकिन अपनी बात होनी चाहिए। जो पूछा कम से कम वो तो कवर करना है। और इसमें पेज कवर हुआ है, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई है। उसने वर्ड लिमिट बोला है, पेज नहीं बोला है। पेज तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि 1 साइड ऑफ अ पेज इज 100 वर्ड मान के चलना है अपनों को, वो भी मान के चलता है। लेकिन जब ऐसे लिखोगे तो उसको भी दिख रहा है कि कम लिखा हुआ है, तो वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। आप बिल्कुल टेंशन न लें उसके बारे में। तो ये तरीका फॉलो करो, इसमें काम हो जाएगा आपको बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस। नाउ शिवाजी के अष्टप्रधान व्यवस्था का वर्णन करें। सबसे पहले तो क्या लिखना है कि मराठा यूनियन में 8 लोगों की मंत्री परिषद होती थी। द यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, 8 मेंबर यूनियन ऑफ मिनिस्टर ऑफ मराठा यूनियन इज नोन एज अष्टप्रधान। ठीक है, और उसके बाद अष्टप्रधान में एक एक का नाम लिखते चलो। जैसे फर्स्ट इज पेशवा। पेशवा लिखा, होता क्या था, काम क्या था। फिर दूसरे के बारे में नाम हेडिंग बनाई, होता क्या है, काम क्या था। तीसरा, ऐसे इनमें 8 पोस्ट होती थी, 8 को एक एक में 2-2 लाइन में लिख दो, पेज कवर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी कंक्लूजन नहीं होता अपने पास में। फिर भी कंक्लूड करना चाहो तो लिख सकते हो कि शिवाजी द्वारा स्थापित अष्टप्रधान व्यवस्था ने ही मराठा यूनियन को शक्तिशाली बनाया था। ठीक है, इतना लिखोगे तब भी काम बन जाएगा आपका। ये मेन चीजें हैं, अगर इनको आप कवर करोगे, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको लिखोगे, आप मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, आपका आंसर बहुत नीट, क्लीन और टू द पॉइंट नजर आएगा। अगर ऐसा दिखेगा तो मार्क्स आएंगे, अदरवाइज फिर मार्क्स गड़बड़ हो जाएगी। इसको फॉलो कीजिए। नाउ नेक्स्ट, मुगल कालीन किन्हीं 5 इमारतों का वर्णन करें। इलोबरेट एनी 5 फेमस बिल्डिंग आर्किटेक्चर ऑफ मुगल्स। देखो मैं लिखने का तरीका बता देता हूं, 5 कौन सी लिखनी है उसके नाम भी बताऊंगा, क्योंकि वो 5 बिल्डिंग्स 3 मार्कर में भी आ सकती है। उन्हीं को तैयार करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका कुछ नहीं, मुगल कालीन स्थापत्य भारत ईरानी स्थापत्य का समावेशन कहा जाता है, जिसके प्रमुख उदाहरण निम्नानुसार है। द मुगल आर्किटेक्चर इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर विच इज डिस्क्राइब अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट, जैसे कोई भी लिया, ताजमहल, हेडिंग बन गई। 5 लिखने, हेडिंग बन गई। लिखने का तरीका बता रहा हूं। लोकेशन, किसने बनवाया, कोई खास फीचर लिखना है। जैसे ताजमहल लिख रहे हो तो खास फीचर क्या लिखना पड़ेगा, कंप्लीटली फॉर्म्ड बाय संगमरमर, ये चीज लिखनी है। दूसरा, इसका आर्किटेक्चर का नाम जरूर लिख के आना। ताजमहल जैसी बिल्डिंग में, लाल किले में, इनमें तो लिखने पड़ेंगे। ताजमहल के बारे में 4 बातें बताई। फिर सेकंड में लाल किला, लाल किला वही कहाँ है, किसने बनवाया, पूरा लाल पत्थरों से बना है और संगमरमर का साथ में मिक्स किया गया। वेरी गुड, इतना लिखोगे सफिशिएंट है। और भी लिख सकते हैं, इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एक और नया चीज तैयार हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आगे चल के है। भारत के 10 स्थापत्य, भारत के कितनी 10 विश्व धरोहर स्थलों का वर्णन है उसमें, और 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, उनमें ताजमहल भी, लाल किला भी, ये लिख सकते हो। तो कौन कौन से प्रिपेयर, लिखने का तरीका मैंने बता दिया। प्रिपेयर किसको करना, ताजमहल प्रिपेयर करना है, लाल किला प्रिपेयर करना है, टॉम्ब ऑफ हुमायूं, टॉम्ब ऑफ हुमायूं का मकबरा जो है उसकी वो कितनी प्रसिद्ध बिल्डिंग, आप इसका अंदाजा केवल इस बात से लगा लो कि दिल्ली में अगर लाल किला ओपन नहीं होता है, लाल किला अगर बंद रहता है, तो लोग
हुमायूं का मकबरा ही देखने जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो ये लिखना है, एक ताजमहल हो गया, दूसरा लाल किला हो गया, चौथा हुमायूं का मकबरा। अब चूंकि दिल्ली से 2 मोन्यूमेंट आ गए हैं, आगरा से एक मोन्यूमेंट आ गया, आगरा का एक और मोन्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, टॉम्ब ऑफ एतमाद-उद-दौला का मकबरा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखो। और उसके बाद एक बहुत अच्छा मोन्यूमेंट लिखना, पंचमहल या बुलंद दरवाजा लिख लो, या फतेहपुर सीकरी लिख लो, या फिर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह लिख लो, चलेगा। लेकिन फतेहपुर सीकरी से एक चीज लेनी है, फतेहपुर सीकरी से एक मोन्यूमेंट ले लो। आगरा से 2 मोन्यूमेंट हो गए हैं, हुमायूं का मकबरा और लाल किला दिल्ली से हो गया। अगर इन 5 चीजों को कवर करो सफिशिएंट है। इससे आपको देखो यही तरीका, अगर ताजमहल 30 वर्ड में आ गया तो इतना ही लिख के आना है, लाल किला आ गया तो इतना ही लिख के आना है, सेम हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी की कोई एक मोन्यूमेंट, पंचमहल है यहाँ पर, बुलंद दरवाजा है यहाँ पर, ये सारे मोन्यूमेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इनको फॉलो कर सकते हो आप। तो ये 5 जो मोन्यूमेंट तैयार करने का मैंने बोला आप लोगों को, 5 बिल्डिंग जो तैयार करने की मैंने आप लोगों को बोला है, सॉरी मोन्यूमेंट नहीं, बिल्डिंग्स आपको तैयार करने का मैंने बोला है। तो ये 5 बिल्डिंग्स आपके लिए इतनी अच्छी हो कि इसको 30 वर्ड में 3 मार्कर में पूछा जाए तब भी अपन इसको गलत करके नहीं आना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख नाट्य शैलियों का वर्णन करें। फोक ड्रामा स्टाइल ऑफ मध्य प्रदेश है बहुत सारी। एक लाइन क्या लिखना कि मध्य प्रदेश के अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में अलग अलग नाट्य शैलियां विकसित हुई है, जो इस प्रकार है। ठीक है भाई, डिफरेंट रीजनल एरिया जो है मध्य प्रदेश के, वहां पर अलग अलग रीजनल फोक ड्रामा आया है, तो वो उनको डिस्क्राइब करना है। अब लिखने को यहाँ पर 10-12 है, लिखने अपनों को 5-6 हैं। नाम जरूर आखिरी में मेंशन करना, 5-6 लिखो तो कोशिश करना निमाड़ कवर हो जाए, मालवा कवर हो जाए, बुंदेलखंड हो जाए, बघेलखंड हो जाए, चारों रीजन कवर होने चाहिए। लिखने का तरीका वही, जैसे माच लिख रहे हो भाई आप, माच लिखा ऐसे किया, माच लिखा नंबर 1 पे। माच कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के मालवा में। ठीक है, माच की कोई एक फीचर और इससे रिलेटेड कोई एक बहुत अच्छा कलाकार अगर कोई आप जानते हो, जैसे सिद्धेश्वर सेन एक नाम है, वो यहाँ मेंशन जरूर करके आना है। ये लिख दो, ये सफिशिएंट है। 3 लाइन्स इन एक के बारे में, फिर दूसरा ऐसे ही एक ले लो, गम्मत वगैरह इस टाइप से, मतलब ये 5 चीजें ले लो। फिर लास्ट में जब कंक्लूड करो तो उपरोक्त नाट्य शैलियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में और जो बच गई है उनके नाम लिख लो, वो नाम लिख दो। नाट्य शैलियां भी प्रचलित है, और मतलब बियॉन्ड दी अबाउट डिस्कस ड्रामा फोक ड्रामाज, सम मोर फोक ड्रामाज आर फेमस इन मध्य प्रदेश, विच आर, नाम लिख सकते हो, सफिशिएंट है। इतना लिख के आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। लिखने का तरीका ये है, लिखनी कौन कौन सी है, हर एरिया का कवर करना है, मालवा का कवर हो, निमाड़ का हो, बुंदेलखंड का हो, बघेलखंड का हो, सीधी सी बात है। नाउ नेक्स्ट इज भारत भवन। भोपाल में एक बिल्डिंग है भारत भवन, भारत भवन को डिस्क्राइब करना है। लिखने को भारत भवन में बहुत है, इंट्रोडक्शन लिखना। 1982 में भोपाल में सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, कल्चरल सेंटर के रूप में भारत भवन की स्थापना की गई, जिसके वास्तुकार चार्ल्स कुरिया थे। इतना तो इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर पैराग्राफ चेंज करना है, ये स्टार्टिंग बता रहा हूं। फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, भारत भवन को सुविधा के अनुसार 5 भागों में बांटा जाता है, 5 मेजर और 8 माइनर, टोटल मतलब 8 पार्ट है जिसमें 5 मेजर है, 5 बड़े भागों में बांटा जाता है। इसमें आप लिखोगे वागर्थ है, अनहद है, अंतरंग है, बहिरंग है, तो वो 5 लिखते चलो, उनके बारे में 2-2 बातें बताते चलो और कंप्लीट कवर करते चलो। इतना कंक्लूड हो जाए तो ये आपका आंसर कंप्लीट है, 4 से 5 नंबर के लायक। लेकिन शर्त ये है कि लिखना कैसे है, तो इस तरीके से लिखो। 5 उसके जो पार्ट है, बच्चों एशिया कविता केंद्र एक सेंटर है, उसमें एशिया पोइट सेंटर, पोइट्री सेंटर, वो लिखना है। तो उसके बारे में 1-2 लाइन लिखो कि यहाँ क्या होता है। ठीक है, जैसे वागर्थ है तो वागर्थ के बारे में 2 लाइन लिखी, वागर्थ क्या होता है। आश्रम है, आश्रम के बारे में 2 बात लिखो, आश्रम किसको बोल रहे हैं यहाँ पर। 1-1, 2-2 बातें सबके बारे में लिखो। और किसी को आगे भी पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसको डिवाइड करके, जैसे मान लो रंगमंच 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अंतरंग और बहिरंग, तो अंतरंग यहाँ लिखा, बहिरंग मतलब अंदर का इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम अलग अलग लिख दो, ताकि उसको क्लियर रहे कि हाँ हमको ये 5 सेक्शन और मेजर और 8 टोटल सेक्शन मालूम है, और ये क्यों है, ये भारत भवन काम क्या करता है ये मालूम है। अगर ये लिख के आओगे भारत भवन के बारे में, आपको पूरे मार्क्स आ सकते हैं, बशर्ते पूरा पैटर्न और सही तरीके से इसको फॉलो करें। पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, वर्णन करें। मतलब कि व्हाट वर द कैटेगरीज इन विच मध्य प्रदेश वाज क्लासिफाइड बिफोर रिकंस्ट्रक्शन।
1956 में जब रिकंस्ट्रक्शन हुआ था एमपी का, तो इसको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया था? वो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। जो अपन पढ़ते हैं, कुछ नहीं लिखना है। 1956 में पुनर्गठन से पूर्व मध्य भारत, मध्य प्रांत, बरार और छत्तीसगढ़ को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। बिफोर 1956 एमपीज, मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत जिसको बोलते हैं सीपी, वो बरार और छत्तीसगढ़ को मिलाकर बनाते थे। तो वो लिखना है को मिलाकर बनाया गया था, मध्य प्रदेश गठित किया गया था, जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता था। पार्ट ए में लिखना कौन कौन से स्टेट है, पार्ट बी में कौन सा एरिया, पार्ट सी में कौन कौन से एरिया लिखना है, उनकी कैपिटल्स लिखनी, कौन कौन सी कैपिटल होती थी, और कंक्लूड करना है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के उपरांत इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया, और जिसमें से कौन कौन से एरिया हटाया था? बरार महाराष्ट्र मतलब उस समय के बंबई स्टेट को दे दिए गए, कोटा की सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश को मिली, और मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सुनेल टप्पा झालावाड़ी मतलब राजस्थान को दे दिया गया। ये चीज़ है कंक्लूजन में अपनों को जरूर लिखनी है। मालूम आपको ये चीज़, केवल अरेंज कैसे करनी वो बता रहा हूँ। तो पार्ट ए स्टेट लिखना है, पार्ट बी स्टेट लिखना है, पार्ट सी, तीनों को पैरेलल भी लिख सकते हो, एक के नीचे एक भी लिख सकते हो। पहले जैसे पार्ट ए स्टेट लिखा, भाग ए राज्य, ऐसे हेडिंग बनाई इस टाइप से, और यहाँ 2 3 4 बातें पार्ट ए के बारे में लिख दी। देन फिर पार्ट बी, देन पार्ट सी। पार्ट ए में क्या क्या इंक्लूड था, पार्ट ए की कैपिटल्स कौन कौन थी, पार्ट बी में क्या क्या इंक्लूड था, रीवा एंड विंध्य प्रदेश, द कैपिटल वाज रीवा, ये इंक्लूड कर दिया। पार्ट सी में कौन कौन इंक्लूड था, मतलब चीजें जो जैसे इंक्लूड की गई है उसको वैसा अपनों को डिस्क्राइब करके आना है सीधे सीधे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचशील समझौता क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करें। व्हाट इज पंचशील एग्रीमेंट? तो सबसे पहले तो लिखना है 1955 में इंडिया और चाइना के बीच में शांति स्थापना के उद्देश्य से पंचशील समझौता किया गया था। ठीक है, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नानुसार है। तो 5 थ्योरीज जो हैं, बस उनको पॉइंट वाइज नाम लिख के आना सीधे सीधे, बस जो एज इट इज पंचशील में, इसमें अपनों को दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि जो एग्रीमेंट में लिखा है 5 चीजें वही बातें करनी है। दोनों एक दूसरे की संप्रभुता का पालन करेंगे, शांति स्थापना करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दीज आर दी सो मेनी थिंग्स, वो अपनों को यहाँ पर डिस्क्राइब करके पॉइंट 5 लिखना है, और यहाँ पर उसके बाद कंक्लूड करना है। कंक्लूड लिखना कि पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हिंदी चीनी भाई भाई की विचारधारा को लेकर आया था। हिंदी चीनी भाई भाई एक नारा बहुत चला था 1955 के टाइम पर, वो इसी पे बेस्ड था पूरा। नेक्स्ट, सिंधु जल समझौते पर टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 है क्या, दूसरी मतलब लिखने का तरीका इंट्रोडक्शन में 1960 में सिंधु और इसके सहायक नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। 1960 इंडस वाटर ट्रीटी हुई, किसने करवाई, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई है। इसकी शर्त क्या थी, शर्त अपनों को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखनी, ऐसे एक पार्ट ये लिखना, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का पार्टिसिपेशन पाकिस्तान को 80% गया, इंडिया को 20% आया, और रावी, व्यास और सतलज का 80 इंडिया को 20 पाकिस्तान को। ये बात अपनों को मेंशन करनी है। ये इंडस वाटर ट्रीटी हो गई है, मालूम सबको है, लिखना कैसे बस वो इंपॉर्टेंट है। चोलकालीन प्रशासन का उल्लेख करें। सबसे पहले तो स्टार्ट करना उत्तर मेरू अभिलेख, परांतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख में चोलकालीन प्रशासन का वर्णन किया गया है। चोलकालीन प्रशासन जो था वो ग्रामीण आधारित प्रशासन था, या जिसकी प्रमुख, फिर से बता रहा हूँ, दूसरा तरीका फॉलो करो, आप पूरा बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में चोलकालीन प्रशासन का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। द एडिक्ट ऑफ परांतक फर्स्ट उत्तर मेरूर एडिक्ट डिस्क्राइब द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट पॉइंट, चोल प्रशासन ग्रामीण प्रशासन पर आधारित था। दूसरा, यह एक स्वायत्त व्यवस्था थी, इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम। चोलों में मंत्रिपरिषद नहीं होती, मंत्रिपरिषद इसीलिए नहीं होती थी, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि इसने ऑलरेडी ऑटोनोमस बना रखा था। फिर लिखना ग्रामीण स्तर पर जो समितियां काम करती थी वो, फिर उर, नगरम, इनकी वर्किंग लिखनी, उर क्या होती है, नगरम क्या होती है वगैरह, ये डिस्क्राइब करना है। बस ये चीजें पॉइंट वाइज लिखते चलो, आप इसका कंप्लीट काम हो जाएगा। इतना मत सोचो आपकी क्या होगा, आप लिखो, गलत लिखो सही लिखो, लेकिन जो तरीका बता रहा है उसको फॉलो करो। जब आपकी कॉपी, जैसे ये पेपर देखो,
ये पेपर आप देखते हो ना तो भाई एक फॉर्मेट में दिख रहा है ना, हिंदी में लिखा है, देन उसके बाद इंग्लिश में लिखा है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आ रहा है, तो ये एक फॉर्मेट दिखता है ना। आपके आंसर में भी इसी टाइप से एक सिस्टम दिखना चाहिए। बोले हाँ भाई पॉइंट चेंज हो गया तो ये उस पॉइंट की बात है, पॉइंट चेंज हो गया और बात ही चेंज नहीं हुई। एक बात को एक पॉइंट में लिखना, अगले पॉइंट में दूसरी बात बतानी है। एक बात को दो पॉइंट में डिवाइड कर दिया, आधी इसमें बोल दी आधी इसमें बोल दी, तो वो बात ही कंक्लूड नहीं हो रही, वो फिर गलत मैसेज जाता है। मध्य प्रदेश के किन्हीं 10 मेलों का उल्लेख करें। डिस्क्राइब एनी 10 फेयर ऑफ मध्य प्रदेश। वही तरीका वापस से, मध्य प्रदेश मेलों की विविधता से भरा हुआ राज्य है, यहाँ के प्रमुख मेले निम्नानुसार है। कोई 10 मेलों के नाम लिख दो और कोई डिस्क्राइब नहीं करना है, मेले का नाम लिखा, मेले के बारे में एक लाइन लिख दी, कहाँ आयोजित होता है, प्लेस लिखते चलो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बस नाम लिखते। अब एक पेज में 10 को डिस्क्राइब तो कर नहीं पाओगे ना, तो 10 के नाम, उनके लोकेशन, नाम लोकेशन, नाम लोकेशन, बस लिखो और कंक्लूड भी करने की जरूरत नहीं इसको, तो इतना लिख दो तब भी आपको पूरा हो जाएगा फुलफिल। लेकिन 10 मेलों में फिर वही खासियत है, नॉर्थ एमपी, ईस्ट एमपी, वेस्ट एमपी, साउथ एमपी और सेंटर एमपी, दो सब जगह की कवर करना। ऐसा नहीं हो साहब कि मालवा निमाड़ को ही भर दिया पूरा आपने, 7-8 मालवा निमाड़ क्या कर दिए और उधर बुंदेलखंड को टच ही नहीं किया है, बघेलखंड को टच ही नहीं किया। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जब डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन आए तो डाइवर्सिटी वाला आंसर बनाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों का वर्णन करें। सेम तरीका वही, मध्य प्रदेश के विभिन्न सांस्कृतिक प्रदेशों में अलग अलग लोक नृत्य प्रचलित है। वही जो फोक ड्रामा में लिखा था वैसे फोक डांस में भी होगा, प्रचलित है, जो निम्नानुसार है। अब इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि 300 वर्ड है, तो इसमें आप निमाड़ के 3-4, मालवा के 2-3, वो जो है सारे, जैसे मालवा में मटकी होता है, आड़ा खड़ा होता है, रजवाड़ी होता है, लिख दो। जैसे मान लो आपको मटकी लिखना है तो मटकी लिखा, मालवा के लिख रहे हैं तो आपको हेडिंग नहीं बनानी मालवा के, आप तो केवल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 लेके चलो। 1 2 3 3-4 लाइन से निमाड़ के लिख दिए। जैसे पहला पॉइंट लिखा मटकी, कुछ मत लिखो, हेडिंग कुछ नहीं, पहली मटकी लिखना, मालवा में प्रचलित लोकनाट्य। नेक्स्ट, ढोल और मटकी की एक विशेष थाप पर किया जाता है, एक स्पेशल बीट होती है ढोल की, ड्रम की, उस पर होता है। और तीसरा, महिलाएं घूंघट निकालकर नृत्य करती है। ये 3 बातें मटकी में लिख दो। सेम फिर उसमें आड़ा खड़ा में डंडा नाच, पतंग नाच, इस तरह से सारी चीजें लिखते चलो। सारे नाच कहीं के मत छोड़ो। आप मालवा निमाड़ कवर कर लो पूरा, निमाड़ के सारे लिख दो, मालवा के लिख दो, बुंदेलखंड, राई लिख दो, राई में 2-3 की बजाय 4 बातें लिख दो क्योंकि राई एमपी का मेन है, राई लिख दिया। फिर बघेलखंड कवर कर दिया। इस टाइप से इसको डिस्क्राइब करना, तो आपको इसमें मार्क्स आएंगे, 10 मार्क्स ला सकते हो अगर मैंने बताया वो तरीका फॉलो करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़े गए सभी युद्धों का वर्णन करें। तो लिखिएगा 1947 में आज़ादी के साथ से ही भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर विवाद रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं, जो निम्नानुसार है। मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1957 कश्मीर इज द मेन डिस्प्यूट पॉइंट बिटवीन दी इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और आफ्टर दैट इंडिया एंड पाकिस्तान फोर्ट 4 बैटल्स या 4 वॉर्स विच आर गिवन बिलो। फर्स्ट लिखना 1948 बैटल, 1948 का युद्ध, बस उसके बारे में 3-4 बातें लिख लो। ये 1948 का युद्ध जो है वो आज़ादी के तुरंत बाद पाकिस्तान की कबीलाई सेना और भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कश्मीर प्रांत भारत में शामिल हुआ और POK का मुद्दा इसी का परिणाम है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर अपनों को अगली बैटल लिखनी 1971, फिर 1975 वाली बैटल और देन 1999 LOC कारगिल जिसको बोलते हैं। बस इनके बारे में 4-4 बातें, 5-5 बातें लिख दो, आधा पेज कवर होगा। 4-5 बातें इसके बारे में लिख दी, 4-5 बातें 1971 के बारे में, 4-5 बातें 1999 के बारे में। इस टाइप से लिखते चलो, ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। 1975 में कोई बैटल नहीं है, पहले 1948, देन 1965, देन 1971, देन 1999। इस तरह की चीज़ें आप लिख दो तो ये मोर देन सफिशिएंट है, आप मार्क्स लाओगे इसमें। लेकिन लिखने का तरीका मैंने वही बताया। जैसे आपको मान लो लिखना 1948 की बैटल लिखना है, तो आप पहली हेडिंग बनाए 1948 का युद्ध, तो लिखिएगा कि 1948 में पाकिस्तान की कबीलाई सेना ने कश्मीर राज्य पर हमला कर दिया था। दूसरा, कश्मीर के राजा हरि सिंह ने संधि पत्र के माध्यम से कश्मीर को भारत में शामिल किया। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और युद्ध विराम की घोषणा के कारण POK एक क्षेत्र बन गया जिस पर पाकिस्तान अपना अधिग्रहण दर्शाता है, जबकि ये मूलतः भारत का क्षेत्र है। तो ये 4 पॉइंट लिखो, कंप्लीट है। इसी टाइप से 1965 की वॉर के बारे में लिखो।
1971 की वॉर के बारे में लिखो, 1999 की वॉर के बारे में लिखो, इतना लिखो, कंप्लीट है। तरीका ये होगा, ये बार बार हर जगह वही फॉर्मेट यूज करना। भारत के किन्हीं 10 विश्व विरासत स्थलों का वर्णन करें, लिखने का तरीका वही 3 पॉइंट सबको बारे में लिखना है। लेकिन इतने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के अंदर है, कौन से 10 कवर करने, मैं नाम बता रहा हूँ 10 मेन इंपॉर्टेंट, उसको इसलिए कवर करना, 10 से 15 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखने 10 है लेकिन कवर 15 भी कर लोगे ना तो 15 3 मार्कर कवर होंगे साथ में। तो एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ताजमहल, नोट कर लेना आप, ये बैठ के लेक्चर सुनो तब, एक ताजमहल लिख लेना, एक लाल किला, 2 हो गए। तीसरा हम्पी, हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी हम्पी और बहुत ज्यादा उसका आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है। हम्पी के बाद अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरिया मेमोरियल गोथिक और डेको आर्ट जो भी लेटेस्ट बना है बॉम्बे का, वो लिखना है। इसके अलावा रानी की वाव वो कवर करना है, गुजरात वाली। राजस्थान के 5 राजपूती पहाड़ी किले वो कवर करना है, 5 जो किले इसमें एक साथ इंक्लूड किए थे वो। अहमदाबाद हेरिटेज सिटी है भारत की पूरी, वो इसके अंदर कवर करना है। लाल किला कवर करना है। लाल किले के बाद में वेस्टर्न घाट, देखो हर एरिया कवर करो, हिस्टोरिक ले लो, मोन्यूमेंट ले लो, नेचुरल ले लो, वेस्टर्न घाट एक नेचुरल है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, नंदा देवी नेशनल पार्क इसके अंदर इंक्लूड है, तो एक कोई नेशनल पार्क इसमें कंचनजंगा नंदा देवी कवर कर लो आप, ठीक है। इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा भारत की पहाड़ी रेलवे, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, जिसमें एक वो सिलीगुड़ी वाली जो टॉय ट्रेन है वो, एक कांगड़ा हिमालय ट्रेन चलती है शिमला कांगड़ा के बीच में वो, और एक माथेरन रेलवे महाराष्ट्र में चलती है वो, और एक नीलगिरी हिल्स पे चलती है तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पे वो, चारों ट्रेन से। तो वो ये चीजें आप कवर करो ताकि आपकी साइट्स भी कवर होगी, अलग अलग स्टाइल भी कवर हो जाएगी कि साहब सभी चीजें एक जैसी नहीं है, और इंडिया का लगभग सारा एरिया कवर हो जाएगा और साथ में 3 मार्कर भी कवर हो जाएंगे इसमें। तो लिखने का तरीका जो मैंने बताया था वही फॉलो करना है, लेकिन चीजें आपको वेरियस टाइप की कवर करनी है। जो मैंने नाम बोले हैं इनको स्पेशली कवर करना है। तो ये अगर आप आंसर मैंने बोला इसको फॉलो करो, आपको 3 मार्कर में भी हेल्प करेगा और ये 15 मार्कर में तो हेल्प करेगा ही करेगा। लास्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किन्हीं 5 लोक शिल्प कलाओं का वर्णन करें। इलोबरेट एनी 5 फोक आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की फोक आर्ट बहुत हैं, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन में क्या बनाओगे कि मध्य प्रदेश के अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में, डिफरेंट कल्चरल रीजन में प्राचीन काल से ही जनजातियों के रहने से, जनजाति पे ट्राइबल एरिया ना, जनजातियों के निवास करने से यहाँ अलग अलग प्रकार की शिल्प कलाएं विकसित हुई है, जिन्हें समय समय पर प्रोत्साहित करके उद्योगों के रूप में भी विकसित किया गया। इन स्टाइल्स को टाइम टू टाइम प्रमोट करके हमने इंडस्ट्रीज के फॉर्म में भी डेवलप किया है। ऐसी कुछ प्रमुख 5 शिल्प कलाएं निम्नानुसार है। फर्स्ट लिखना काष्ठ शिल्प, वुडन आर्ट। तो वुडन आर्ट क्या है एमपी की, वो इसके कौन कौन से फॉर्म एमपी में यूज होते हैं। जैसे वुडन आर्ट हम बांस पे आर्ट करते हैं, नॉर्मल लकड़ी पे आर्ट करते हैं, वो है मेनली मंडला बालाघाट रीजन की बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके अलग अलग होते हैं, भील डिवांडिया बनाते हैं, कोरकू जो होते हैं ना वो एक मरने के बाद एक पिलर बनाते हैं लकड़ी का, उसका कुछ ट्राइब्स के मुकुटे बनाती है, मास्क बनाती है। तो ये वुडन आर्ट के डिफरेंट स्टाइल्स है। वुडन आर्ट से आज की डेट में जो सजावट की जो बहुत सारी चीज़ें हैं घर के अंदर वो बनती है। आज की डेट में मध्य प्रदेश की ट्राइबल रीजन्स में इससे लोग बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं काष्ठ शिल्प से। ये लिखा, एक हो गया। एक लिखा लाख शिल्प, लैक होता है, लक्का जिसको बोलते हैं, वो लैक आर्ट है। तो ये उज्जैन का बहुत फेमस है, लखारा कम्युनिटी से रिलेटेड है, चूड़ियाँ बनती है, मूर्तियाँ बनती है, डिज़ाइनर की बहुत सारी और भी सजावट की चीज़ें इससे बनती है, ठीक है। ये हो गई है। इसके गुड़िया शिल्प बहुत फेमस है, झाबुआ का गुड़िया शिल्प, बत्तोबाई जिसका एक फेमस नाम चलता है, वो लिखा आप लोगों ने। तो इस टाइप से 5 टोटल आर्ट कवर कर लो, मोर देन। छिपा शिल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, छिपा। चंदेरी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंदेरी, छिपा, चंदेरी, महेश्वर, दिस आर द मेन फोक आर्ट्स। ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा है। छिपा में बाघ का छिपा अलग है, भेरूगढ़ प्रिंट अलग चलती है। तो इन चीज़ों को आप कवर करो, हे 5, फिर कंक्लूड करोगे तो लिखोगे मध्य प्रदेश में इन 5 प्रमुख शिल्प कलाओं के अतिरिक्त भी, तो जो नाम छूट गए उनको कंक्लूजन में कवर करना, तो जाके ये आपको नंबर अच्छे प्रोवाइड कर पाएगा। कुल मिला के
मेन चीज़ जो है वो लिखने का तरीका है। अगर आप लिखने का तरीका बहुत बेहतरीन बना के रखते हैं, उसमें कुछ भी टू द पॉइंट बात करो, सीधी बात करो, क्लियर बात करो और बिल्कुल साफ सुथरा नजर आएगा, तो आप पूरे पेपर में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव कर सकते हैं। अगर आप 90 लेके आ रहे हो तो 100 ला सकते हैं, 80 ला रहे हो तो 90 ला सकते हैं। आप सोचो, प्लान करो, पेपर को प्लान करो कि यार मैं कितना ला सकता हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं ज्यादा आपको, आप पहला क्वेश्चन जो होता है ना 3 मार्कर का, उसमें 2 नंबर ही लेके आओ। भले लाने ज्यादा है लेकिन मैं क्या एक एवरेज बात करो, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन 2 मार्क्स लेके आए, 30 मार्क्स हुआ। ठीक है, ये मिनिमम बेस बता रहा हूं मैं आप लोगों को। दूसरा, जो 10 क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्कर, उनमें ऑन एन एवरेज 3.5 मार्क्स एवरेज मान के चल रहा हूं, तो 3.5 से 35 मार्क्स बनते हैं। और थर्ड क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चंस होते हैं 15 वाले, उनमें आप ऑन एन एवरेज 8 मार्किंग बता रहा हूं मैं आपको, 8 लेके आओ, तो 8 या 24, मैं इसको 25 मान लेता हूं। कैलकुलेट करो, 6, 7, 8 और 9, 90 मार्क्स ऐसे ही। बहुत टफ नहीं है मार्क्स लाना। पहली शर्त है पेपर कवर होना चाहिए, पूरा लिखना है। दूसरी शर्त है टू द पॉइंट और क्लियर लिखना है। अगर ये 2 चीजें फुलफिल की और इतने भी मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो 1 पार्ट 90, सेकंड पार्ट 90, 180 का एक पेपर, 180 के एक पेपर तो 3 पेपर है, 180 के तो 540 मार्क्स तो यही हो गए। अब अपनों को लाने 800 में से 3 पेपर में 540 है तो बचे 260, 3 पेपर में लेके आने, 120 भी लेके आते हो तो इससे पार निकल जाते हो आप। बहुत बड़ी टास्क नहीं है, थोड़ा सा टू द पॉइंट चलना पड़ेगा आपको। जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उसको टू द पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा, तो ही ये मार्क्स आ सकते हैं। तो ये वीडियो के बाद आप जो भी मिस्टेक्स आपके पेपर में हो रही है उनको इम्प्रूव कीजिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट में ये सारी फुलफिल हो जाए और नेक्स्ट टेस्ट जो है वो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो नेक्स्ट टेस्ट के बाद फिर से नए वीडियो के लिए साथ अपन फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू, गुड बाय, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोगों को बेस्ट विशेष।